स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का क्या अर्थ होता है? ज्यूरिसडिक्शन लीगल अथॉरिटी। ओके, लीगल अथॉरिटी को ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है और किस एरिया में इसको यूज किया जा सकता है, द एरिया इन विच दिस लीगल अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या लीगल अथॉरिटी है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा पाएं। तो जितना आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतनी ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग ए फर्दर टाइम, let us start and understand what is the jurisdiction of Supreme Court. Okay, so in my background on the board I've made a flow chart that you can see, and we will understand step by step and try to understand the jurisdiction of Supreme Court. तो Supreme Court का legal authority या Supreme Court का area of authority क्या है और Supreme Court किस तरह से जो अपने अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं, उसको कैसे वो अपने अथॉरिटी को एक्सरसाइज करके किस तरह के डिफरेंट फंक्शंस सुप्रीम कोर्ट करती है। तो आइए समझते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है उसको थ्री पार्ट्स में, थ्री मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आप देख सकते हैं सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड अमंगस्ट स्टेट्स। Let us first understand what is the original jurisdiction. Original jurisdiction means those cases which can be directly heard by the Supreme Court without going to the court, the lower court before that. इसमें उन केसेस को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली देखता है जिसके लिए आपको लोअर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ये केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में आती है। तो सुप्रीम कोर्ट आपने जैसे देखा होगा कि किस तरह के डिस्प्यूट्स को सेटल करता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड अमंग स्टेट्स। सो दीज केसेस इन्वॉल्व दोज मैटर्स व्हिच आर रिलेटिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो मामले हैं या फेडरल मैटर से जुड़े हुए मामले हैं। व्हाट डज फेडरल मैटर मीन या फेडरल रिलेशन मीन? फेडरल रिलेशन से मतलब ये है कि जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, कई बार किसी भी फेडरल कंट्री में ऐसा सिचुएशन हो सकता है, डिस्प्यूट माइट अराइज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड समटाइम्स अमंग द स्टेट गवर्नमेंट्स देमसेल्व्स। तो कोई भी डिस्प्यूट के मामले जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर्स है या स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर्स हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ना केवल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है बल्कि जो पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उस पावर को वो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करने का काम करता है। ओके, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्यों कहा जाता है इसको? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तरह के जो मैटर्स है, जो फेडरल रिलेशंस से जुड़े हुए मामले हैं, जो संघीय मामलों से जुड़े हुए मामले हैं, जो आप देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच का मामला है या कुछ राज्य सरकारों के बीच का मामला हो सकता है, इसको सुलझाने का काम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट इसको रिजॉल्व करती है। नीदर द हाई कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट हैज सच पावर्स। ओनली द सुप्रीम कोर्ट इज entrusted with the task of resolving the issues which are federal in nature. Okay, in this way Supreme Court acts as an umpire in matters relating to federal relations. Okay, is this clear? और आप ये देखेंगे, मैंने ये भी बताया कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऐसे मामले जो संघीय राज्य के मामले होते हैं, जो फेडरल नेचर के मामले होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है दो राज्य के बीच में या केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो भी डिस्प्यूट जो अराइज होता है उसको ना केवल रिजॉल्व करता है बल्कि उनके जो पावर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स क्या है, या अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटरी के क्या पावर्स है, उनको भी इंटरप्रेट करने का काम करते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लेट डाउन किया गया है। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू।
So the next jurisdiction of Supreme Court that we are going to discuss is that Supreme Court can issue writs, just like High Court also can issue writs. Writs क्या होते हैं? एक लीगल या स्पेशल ऑर्डर्स आप कह सकते हैं। writs जो है वो एक लीगल ऑर्डर हो सकते हैं whenever Supreme Court or High Court feels that somebody's fundamental right is being violated. जब किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं उस केस में उसके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरह के रिट्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इश्यू करती है। तो रिट्स जैसे यहां लिखा हुआ है, कैन इश्यू रिट्स ऑफ हिबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्वो वारंटो। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के रिट्स इश्यू करते हैं। हाई कोर्ट के पास भी रिट इश्यू करने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट जैसे हम बात करते हैं हिबिस कॉर्पस क्या है, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। हिबिस कॉर्पस में कोर्ट इश्यू करती है हिबिस कॉर्पस रिट तब इश्यू करती है जब इस हिबिस कॉर्पस रिट के जरिए जो अरेस्टेड पर्सन है, अरेस्टेड पर्सन कैन बी आस्क्ड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। ओके, अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करने के लिए हिबिस कॉर्पस रिट इशू होती है। या अगर कोई पर्सन, इफ सपोज द पर्सन हु इज अरेस्टेड, ओके, द पर्सन हु इज अरेस्टेड, ही इज द मैनर or the grounds on which that person is arrested, the court can give order to set free such an arrested person if the manner or the ground on which that person is arrested is unlawful or unfair. Okay, the next writ that is mandamus. Mandamus क्या होता है? कोर्ट इश्यू कर सकती है mandamus writ तभी when they find that an office bearer or office holder who is not performing his duty. When an office holder is not performing his duty and thereby what he is doing, he is infringing on the fundamental right or infringing on the right of an individual. Okay, in that scenario also court can issue mandamus. ठीक है, कोर्ट ऐसे सभी मामले में जहां पर कोई ऑफिस होल्डर अपने ड्यूटी को निभा नहीं रहा है और ऐसे में जो है वो किसी इंडिविजुअल के राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, किसी इंडिविजुअल के राइट को वायलेट कर रहा है by not performing his legal duty. ओके, तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति अगर अपने लीगल ड्यूटी को अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस केस में जो इंडिविजुअल की राइट्स का वायलेशन हो रहा है या हनन हो रही है, तो इस केस में मैंडेमस नाम का या मैंडेमस रिट इशू किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रिट तब इशू किया जाता है, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इश्यूड व्हेन the court finds that any matter that has been considered by any lower court, okay, the lower court has decided on any such matter which is beyond its jurisdiction. जब कोई भी लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई करती है, तो ऐसे केस में जो हायर कोर्ट है वो रिट इश्यू करती है प्रोहिबिशन का, उसको प्रोहिबिट करने का काम करती है। द नेक्स्ट रिट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज सर्टियोररी। सर्टियोररी रिट इज इश्यूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स अ पर्सन हु इज होल्डिंग ऑफिस, ओके, बट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस। सपोज somebody who is working in capacity of some office holding, he is working as some office bearer, he is doing some duty but he is not entitled for that duty, right? So certiorari writ is issued in that scenario. And then we have the quo warranto writ. Quo warranto writ is issued when any matter pending before any lower court, okay, the matter is any matter which is pending before the lower court, then the higher court can issue such writ to transfer that matter or to transfer that case towards it. मतलब कोई भी मामला जो लोअर कोर्ट में चल रहा है उसको अपनी तरफ ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को वारंटो इश्यू करते हैं। ओके, को वारंटो इश्यू करते हैं। को वारंटो के जरिए हमारा ये मतलब है कि कोई भी मामला जो लोअर कोर्ट में पेंडिंग है उसको ट्रांसफर करने का काम, अपने तरफ ट्रांसफर करने का काम
को वारंटों के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट ज्यूरिसडिक्शन इज एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. Under this, the Supreme Court tries appeals from lower court in civil, criminal, and constitutional cases. Now, Supreme Court is the highest court of appeal. Any person can appeal to the Supreme Court against the decisions of the High Court. However, the High Court has to certify whether the case is fit for appeal to the Supreme Court or not. Right? That is to say, if the matter is requiring deeper interpretation of the constitutional provisions, okay, if the matter is more serious, right, in that case the matter can be appealed in the Supreme Court. If the matter requires more serious interpretation of the constitution, right? And in addition to that, in criminal cases, right, in criminal cases, if the person is sentenced to death by High Court, in that case also an appeal can be made to the Supreme Court. In criminal cases, if a person is sentenced to death by High Court, then he can make an appeal to the Supreme Court. However, as I just now mentioned that the appeal has to be certified by the High Court, but definitely Supreme Court holds the power, holds the authority whether to admit the appeal even when High Court has not given any approval to it. The Supreme Court can still admit the appeal made by the person who has been sentenced to death by the lower court. ओके तो किसी पर्सन को अगर डेथ सेंटेंस भी मिला हुआ है तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, भले ही हाई कोर्ट ने इस अपील के लिए परमिशन नहीं दी हो, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है कि उस अपील को एडमिट करे या ना करे, राइट। और साथ में आप ये भी देखेंगे कि कोई भी मैटर जो सीरियस इंटरप्रिटेशन रिक्वायर करता है, ओके, उस केस में सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट में उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, सेम उसी तरीके से हाई कोर्ट के पास भी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का अधिकार है ओवर द डिसीजंस टेकन बाय द लोअर कोर्ट। ओके, jurisdiction that we are going to discuss is advisory jurisdiction. Under this, what happens? The president of the country can seek advice on any matters of public importance or on any matter that requires deeper interpretation of the constitution. Okay, but we have to here note one thing, that the Supreme Court is not bound to give such advices also, nor is the president bound to accept the advices given by the Supreme Court. Then the question that arises on your mind must be, then what is the utility of this advisory jurisdiction? इसका अर्थ क्या रह जाता है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या रह जाता है? जब प्रेसिडेंट जो एडवाइस सीख कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है उन एडवाइसेस को देने के लिए, ना ही प्रेसिडेंट जो है उन एडवाइसेस को मानने के लिए बाउंड है। ऐसे में इसके यूटिलिटी के ऊपर अब जो सवाल हम कर रहे हैं, तो यूटिलिटी के ऊपर सवाल ना करें, क्योंकि इसके टू फोल्ड बेनिफिट्स हैं। टू फोल्ड बेनिफिट्स क्या है कि आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा मामला जिसपे अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस पे हमें सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवाइसेस लेनी जरूरी है, अगर लेके उस एडवाइसेस को लेकर अगर वर्क करते हैं, तो इन दैट केस जो अननेसेसरी लिटिगेशन के मामला बाद में अगर हो सकता है, बाद में अगर मामला कोर्ट पे जाता है तो अननेसेसरी लिटिगेशन का मामला, मतलब अननेसेसरी मुकदमेबाजी का मामला सामने आ सकता है। तो ऐसे में जो है टाइम वेस्ट होता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए जो है ये एक पहला बेनिफिट तो है। दूसरा चीज ये है कि जो भी नेसेसरी चेंजेस अगर करने पड़ जाए, मान लीजिए गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेते हैं, उसमें अगर कोई नेसेसरी चेंजेस करना पड़ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट जो चेंजेस के लिए रेकमेंड करेंगी, तो पहले से ही गवर्नमेंट उन चेंजेस को लेकर चलती है, तो किसी तरह का लीगल कॉम्प्लिकेशंस होने की चांसेस कम होती है। तो इस तरह से एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का फायदा है, आप देख सकते हैं। Supreme Court also has some special powers here. It can grant special leave to an appeal from any judgment or matter passed by any court. Okay, कोई भी मैटर जो कि any court in the country, within the territory of the country,
ओके, जो कि पास किया गया है उसको स्पेशल लीव ग्रांट कर सकती है। ओके, so this is it from me now. I hope the things are clear to you. We have here discussed all the jurisdictions, all the special rights, special powers of Supreme Court. For any queries, still if you have, you can drop those questions there in the comment box, right? And hope you have found the video knowledgeable, informative. And for more such videos, for more such interesting and knowledgeable videos, please do like, share and subscribe the channel. And in the end, I would say thank you very much and have a very good care of yourself. Thank you so much.